नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाराष्ट्र में बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद अब ऐलान भी कर दिया है कि 5 तारीख को यानी 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ हो सकती है। शपथ कहां और किस जगह होगी, इसकी तैयारियां अभी शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि शपथ लेगा कौन, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये बात अभी तक तय नहीं हुई है, कोई नाम सामने नहीं आया है। 7 दिन हो चुके हैं, चुनावी नतीजे आए 23 तारीख को चुनाव के नतीजे आ गए थे। आज है 30 तारीख और अभी तक ये नहीं पता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है महाराष्ट्र का, किस तरह से महाराष्ट्र में सरकार का गठन होगा। और इस समय जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, कायदे से उन्हें होना चाहिए था मुंबई में, क्योंकि अभी सरकार का अता पता नहीं है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है राज्य को चलाने की। लेकिन शिंदे साहब खुद जा बैठे हैं अपने गांव में, सतारा में अपने गांव चले गए हैं एकनाथ शिंदे, और वहां पर शायद मोबाइल नेटवर्क नहीं है या जो भी कारण है, उनका संपर्क नहीं हो रहा है, बीजेपी से उनकी शायद कोई बातचीत नहीं हो रही है। और शिंदे के इस रुख से अब मोदी शाह दोनों की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने बड़ी उम्मीदों से महाराष्ट्र में ये जीत हासिल की थी, काफी कोशिशें की। आप जानते हैं कि किस तरह सत्ता का खेल सत्ता पाने के लिए जो खेल रचा गया, बीजेपी पर किस तरह के आरोप लग रहे हैं। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों ही दल जो हैं महागठबंधन के, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने यहाँ पर चुनाव आयोग के जरिए काफी गड़बड़ियां कराई हैं। मतदाता सूची में से लेकर ईवीएम तक कई सारी गड़बड़ियों की शिकायत है, और इसको इन शिकायतों का एक पत्र कांग्रेस ने चुनाव आयोग को भी दिया है, और जिस पर चुनाव आयोग ने 3 तारीख का समय दिया है कि आप आकर मिलिए हमसे और हम आपकी शिकायतें सुनेंगे। तो चुनाव आयोग तो शिकायत सुन रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की सुनवाई कौन करेगा, शिंदे क्यों जाकर बैठे हैं अपने गांव, ये सारी बातें जो हैं ये इस समय बड़ी उलझन भरी हैं, और इससे मोदी शाह की बेचैनी बढ़ रही है। जाहिर है उन्होंने जो भी सोचा होगा, उनका जो भी गेम प्लान होगा, वो फिलहाल कामयाब होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और इधर ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने जो नया आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर ली है, और शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी इस मुहिम में कांग्रेस के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारी बातें फिलहाल महाराष्ट्र में सत्ता के खेल को और उलझा रही हैं, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ जाएगी। क्या एकनाथ शिंदे कोई बड़ा खेल करने वाले हैं? क्यों उनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं का जुड़ाव, मतलब जुटने लगे हैं कार्यकर्ता, और क्यों शिवसेना के जो नेता हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि उनको ही सीएम होना चाहिए। ये सारी बातें किसी बड़े खेल की तरफ इशारा कर रही हैं, और अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे जो है वो वही खेल कर सकते हैं जो बीजेपी ने किया था उद्धव ठाकरे के साथ। क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ खेल करेंगे, या वो देवेंद्र फडणवीस की तरह पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बनने तैयार होंगे। और इस बीच अजीत पवार क्या करेंगे। ये सारी बातें इस समय महाराष्ट्र की सियासत में काफी तेजी से उठने लगी हैं, और इसी पर आज हम खरी खरी चर्चा भी करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का सवाल जो लग रहा था कि काफी सीधा साधा है, बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है और अब आराम से उसकी सत्ता बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और महाराष्ट्र में ये जो सियासी हलचल बढ़ रही है, इसका असर केंद्र पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी बातें किस तरह ले जा रही हैं मोदी सरकार को परेशानियों की तरफ। मोदी सरकार की अपनी परेशानियां अदानी के कारण भी बढ़ रही हैं, और इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो ही रही है। लेकिन इस बीच अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच गए हैं वायनाड, और वहां भी राहुल गांधी जाहिर है अदानी मामले को लेकर मोदी पर हमला कर रहे हैं। तो ये सारी बातें किस ओर ले जा रही हैं देश की सियासत को? क्या मोदी सरकार के लिए परेशानी और बढ़ने वाली है? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी का खेल भारी पड़ गया है उसी पर? क्या एकनाथ शिंदे करने वाले हैं चलने वाले हैं कोई बड़ी चाल? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे खरी खरी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, जब भी कोई बहुमत हासिल करता है तो कुछ घंटों के भीतर ही या तो पहले से ही तय रहता है कि सीएम का चेहरा कौन होगा, अगर नहीं भी रहता है तब भी आराम से ये बात एक आध दिन के भीतर ही तय हो जाती है। लेकिन महाराष्ट्र में जो खेल चल रहा है, तो इससे क्या ये समझ में आ रहा है कि अब तक मोदी ने जो खेल खेला, या मोदी शाह ने मिलकर जो खेल खेला, या अदानी के साथ मिलकर जो सारी चीजें रची गई कि कैसे अपने पक्ष में सारी चीजों को लाया जाए, क्या ये मामला अब उतना सीधा साधा नहीं रह गया है?
क्योंकि जैसा लग रहा था कि हम ऐसा करेंगे, मतलब जैसे शतरंज में आदमी चालें चलता है और आगे की 10 चाल सोच के रखता है, जाहिर है बीजेपी ने भी ऐसे ही कुछ सोचा होगा। लेकिन इस समय क्या पूरा पासा जो है वो पलटता हुआ दिखाई दे रहा है एकनाथ शिंदे के कारण, क्योंकि एकनाथ शिंदे जब चले गए हैं अपने गांव, और वो भी ऐसे वक्त में जब सबसे ज्यादा जरूरत है उन लोगों को बैठ के करने की, मुलाकात करने की, सारी चीजें तय करने की। क्योंकि जब आपने पहले ही कह दिया था कि एकनाथ शिंदे हमारा सीएम चेहरा होंगे, अब अगर वो नहीं हो रहे हैं, दिल्ली आकर बैठक करके चले गए, सारी बातें हो गई, उसके बाद आपने बोल दिया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है चाहे वो जिसको बनाए, लेकिन उसके बाद भी अगर एकनाथ शिंदे नहीं कर रहे हैं कोई फैसला, तो क्या यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि कोई बड़ा खेल कर रहे हैं एकनाथ शिंदे? एकनाथ शिंदे अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर तैयार हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जाल बुना था महाराष्ट्र चुनाव के बीच में, और जिस तरीके से चुनाव आयोग के ज़रिए सेटिंग की गई, और वो सेटिंग ये थी कि 23 नवंबर को मतगणना हो और 26 नवंबर को विधानसभा भंग हो जाए, ताकि अगर महाविकास अघाड़ी जीत कर आए तो उसको सरकार बनाने का मौका ना मिले और बीजेपी भी तोड़ फोड़ कर सरकार अपनी बनाए। इसके लिए ये तैयारी की गई थी, लेकिन वो उल्टी पड़ गई सब तदबीरें। जो कहावत है, तो वो सारी तदबीरें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टी पड़ गई। यानी जितना सब किया गया, इतना पैसा खर्च हुआ, चुनाव आयोग के ज़रिए इतनी सारी चीज़ें हुई, 24 घंटे में 12% तक वोट बढ़ गए, ये सारे काम होने के बावजूद छप्पर फाड़ के बीजेपी को सीटें मिल गईं, उसके बावजूद और इतना दिन निकल गया, लेकिन बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो घोषित नहीं कर पा रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एकनाथ शिंदे को दबाव में लेने की कोशिशें की गई थी, और कोशिशें की गई थी कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों की पार्टियों से बीजेपी के प्रत्याशी जो वो खड़े करवा गए, ताकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार घर वापसी अपनी ना कर सकें, और आखिरी समय में अगर इनकी पार्टियों को तोड़ने की नौबत आए तो उनको तोड़कर सरकार बनाई जा सके। लेकिन अब शिंदे ने जिस तरीके से तेवर दिखाए हैं, एक तो ये है कि शिंदे का भी स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा है। अगर बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा है तो शिंदे का भी स्ट्राइक रेट अच्छा है, और जितना महाविकास अघाड़ी को मिली हैं सीटें, उससे ज़्यादा अकेले एकनाथ शिंदे को सीटें मिली हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो एकनाथ शिंदे जो है वो प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री पद के हो गए हैं स्वयं ही। और दूसरा, जिस तरीके से बीजेपी बाबा कह रही कि साहब वो लाड़की बहना योजना ने काम किया, लाड़की बहना योजना ने काम किया, चूँकि सीधे तौर पर नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग ने काम किया और मशीनों के ज़रिए हम चुनाव जीते, ये सीधे नहीं कह सकते, तो लाड़की बहन योजना को बताया जा रहा है। तो जब लाड़की बहन योजना ने आपको जिताया, आप लाड़की बहन योजना का मसला बता रहे हैं, तो लाड़की बहन योजना तो एकनाथ शिंदे की थी, तो दावा बनता है एकनाथ शिंदे का फिर मुख्यमंत्री पद पर, और एकनाथ शिंदे ने यही दावा एक तरीके से ठोक दिया है। दूसरा, एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कह दिया, ये बताया जाता है कि उन्होंने कहा है कि वो 12वीं के बाद इंटर नहीं करेंगे। 12वीं के बाद इंटर देवेंद्र फडणवीस का करवाओ, भले ही हाई स्कूल करवा दो, उनका 8वीं करवा दो, कुछ भी करवा दो, लेकिन 12वीं के बाद इंटर एकनाथ शिंदे नहीं करेंगे। और एकनाथ शिंदे जो है वो 12वीं के बाद बीए करेंगे, यानी उनको मुख्यमंत्री का पद चाहिए हर हाल में, ये एकनाथ शिंदे ने कह दिया। अब बीजेपी तोड़ क्यों नहीं पा रही है शिवसेना को, मतलब एकनाथ शिंदे को, या एकनाथ शिंदे को दबाव में क्यों नहीं ले पा रही है? जिस तरीके से अमित शाह से मिलने के बाद वो चित्र वायरल हुआ कि वो गुलदस्ता जो है पकड़ रहे हैं बहुत खुशी खुशी देवेंद्र फडणवीस, और एकनाथ शिंदे जो है वो खामोशी के साथ खड़े हुए जो है वो निहार रहे हैं, दूर कहीं आसमान में देख रहे हैं, और ना शिंदे की तरफ, ना फडणवीस की तरफ देख रहे हैं, ना अमित शाह की तरफ देख रहे हैं। तो वो चित्र जो है वो काफ़ी कुछ बयां करता है कि क्या शिंदे के मन में उस समय चल रहा हुआ। और जिस तरीके की चर्चाएँ चलती हैं कि अमित शाह सबको समझा लेते हैं, और जो अमित शाह से मिलता है उसको बता दिया जाता है कि कौन कौन सी फाइलें उनके पास हैं, ये सब बताया जाता है। लेकिन एकनाथ शिंदे शायद अपनी फाइलें क्लियर करवा चुके हैं, और या अब ये तय हो चुका है कि बीजेपी अब फाइलें दिखाकर एकनाथ शिंदे को नहीं डरा सकती, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे को फाइलें दिखाकर डराएगी तो बीजेपी जो है वो और बेनकाब हो जाएगी। फिर ये आएगा कि इन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई होती। यानी जो जाल बीजेपी ने खुद बुना था, उस जाल में बीजेपी खुद फंसती हुई नज़र आ रही है, और अब की जो जाल बुना है वो एकनाथ शिंदे ने बुन दिया है, और एकनाथ शिंदे जो है उस जाल को जब थोड़ा सा भी खींचेंगे, बीजेपी उसमें बुरी तरीके से उलझती हुई नजर आएगी। देवेंद्र फडणवीस जो है वो किसी भी तरीके से अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसका जो है पूरा इंतजाम एक तरीके से देखा जाए वो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। कल क्या होता है ये देखा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अपने घर चले गए हैं, फ़ोन उनका बताया जाता है बंद आ रहा है, उनका किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, और उनके गांव जाने से पहले जिस तरीके से जो एनसीपी शरद पवार के नेता हैं जितेंद्र आभाड़, उनकी मुलाकात हुई है,
उसके बाद तो ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेल जो है वो हो सकता है और बीजेपी ये देखती रह जाएगी कि होगा क्या। एक बात ये है कि जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने शायद बीजेपी के विधायकों को भी एक संदेश दे दिया है और बीजेपी के विधायक भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि ये जो जीत है ये जनता ने जीत नहीं दिलाई है, ये जीत चुनाव आयोग मशीनों ने दिलाई है। तो इसलिए बीजेपी अगर इस मुगालते में है कि वो सरकार को अभी जो है टाल देगी, राष्ट्रपति शासन लगा लेगी या अल्पमत की सरकार बनाकर फिर बहुमत साबित कर लेगी, तो ये चीज़ें होने वाली नहीं है। ये संदेश देने में एकनाथ शिंदे कामयाब हो गए हैं। और अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार और महाविकास अघाड़ी अगर ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए फिर दिक्कत दूसरी पैदा हो जाएंगी और सरकार भले ही अल्पमत की बीजेपी बना ले, लेकिन जब बहुमत साबित करने का नंबर आएगा उस समय कम से कम बीजेपी की सरकार गिराई जा सकती है। ये इंतज़ाम तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे मिलकर और महाविकास अघाड़ी मिलकर कर सकते हैं। तो बीजेपी अभी बहुत कदम जो है फूंक फूंक कर रख रही है और एकनाथ शिंदे को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहती है। एक तो वैसे ही उसके ऊपर आरोप है कि एकनाथ शिंदे की नकली शिवसेना उसने ली। अब बताना ये भी है कि जो असली शिवसेना थी उद्धव ठाकरे की, अगर वो हमारे साथ नहीं है तो जो नकली शिवसेना है एकनाथ शिंदे की वो हमारे साथ है। अगर ये भी साथ नहीं होगी तो एक बड़ा संकट जो है वो तैयार हो सकता है वहाँ बीजेपी की सरकार के लिए। तो बीजेपी की सरकार जो है वो इस समय एक तरीके से कहा जाए वो मोदी शाह की बेचैनी एकनाथ शिंदे ने बढ़ा दी है और जो एकनाथ शिंदे हैं वो इस समय एक तरीके से कहा जाए वो बीजेपी के लिए भस्मासुर भी साबित हो सकते हैं आने वाले समय में। ये हो सकता है, फिलहाल अभी देखना होगा कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे अपना दांव चलते हैं और महाविकास अघाड़ी जो है वो किस तरीके से एकनाथ शिंदे की यूज़ करता है, उनको इस्तेमाल करता है। और क्या एकनाथ शिंदे भी जो है अपनी पुरानी बातें से कुछ सबक लेकर और बीजेपी जो उनके साथ कर रही है, जो उनको उद्धव ठाकरे बनाने की कोशिशें बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं, उसका बदला किस तरीके से एकनाथ शिंदे लेते हैं, ये मुझे लगता है कि आज या कल में ही स्पष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, बीजेपी की हालत इस समय ऐसी हो गई है कि चाय की प्याली तो हाथ में है लेकिन वो उसको वोटों तक लगा नहीं पा रही है। या ये कहें कि जिस तरीके से उसने ये तय कर लिया है कि 5 तारीख को वो सीएम का वो शपथ ग्रहण करवाएगी, लेकिन यही नहीं मालूम है, बारात तो तैयार है, दूल्हा कौन होगा, सहबाला कौन होगा, अभी यही नहीं पता है। तो बीजेपी की हालत इस समय बहुत ही अजीब हो गई है। लेकिन अभी हम आपको ये बता देते हैं, संजय राउत जो है शिवसेना सांसद, उन्होंने आज फिर एक नया तंज कसा है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, इसको सुन लेते हैं। ये आश्चर्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है, इतनी बड़ी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जैसे बलशाली नेता, जो अगर उनका कोई आदेश आता है तो सब मानते हैं, मानना पड़ता है, लोग उनसे डरते भी है। फिर भी 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है। 132 लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है। उनके साथी है उनके पास, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, 200 से ऊपर का बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है। यहाँ जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो गांव में जाकर बैठे हैं, कब शपथ लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। क्यों हो रहा है ये? बात ऐसी है कि जो निर्णय यहाँ आया है वो बहुत ही अनैसर्गिक निर्णय है, राज्य की जनता के मन के खिलाफ आया हुआ ये निर्णय है। और इस बारे में महाराष्ट्र में जगह जगह पे आंदोलन चल रहा है। बाबा आढाव जैसा नेता, जिनकी उम्र 95 ईयर 95 साल के है, वो आत्मक्लेश आंदोलन कर रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अब तक का सवाल। संजय राउत बिल्कुल अपने चित परिचित अंदाज में कल उन्होंने ये सुझाव दिया था कि 3 मूर्तियों का एक मंदिर बना लें और उसको जगह जगह लगा दें। आज वो ये बोल रहे हैं कि आपके पास इतने विधायक हैं, उसके बाद आप सरकार नहीं बना पा रहे, कहां गई आपकी ताकत? सीधा सीधा सवाल मोदी और शाह से। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में इस समय बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। जनता के सामने तो एक बड़ा संकट है ही, क्योंकि अगर संजय राउत की माने तो जनता ने वो वोट दिए ही नहीं जिस तरीके की जीत मिली है बीजेपी को। और दूसरी तरफ
मान लीजिए कि अगर उसको जिताया है जनता ने भी, तो भी ये उसके साथ धोखा ही है, क्योंकि आप एक हफ्ता हो गया और आपने सरकार नहीं बनाई, और जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी अभी है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो है, वो जाकर बैठे हुए हैं गांव। और वो क्यों जाकर अपने गांव बैठे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसा पुराने किस्से कहानियों में होता है कि घर में कोई रूठ जाता है, अपने कोप भवन में चला जाता है, तो क्या ये एकनाथ शिंदे का कोप भवन है? क्योंकि एक शिवसेना नेता, उन्होंने कहा कि जब भी उनको कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो अपने गांव चले जाते हैं, वहां पर वो किसी से मिलते जुलते नहीं है, बात नहीं करते, और शांति से बैठकर सोचते हैं कि अब उनको अगला बड़ा कदम किस तरह उठाना है। तो क्या एकनाथ शिंदे यहाँ कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? ये सवाल जो है, ये इस समय बीजेपी के लिए सबसे खतरनाक सवाल बना हुआ है। हम अपने दर्शकों को जरा एक बार टाइमलाइन बता देते हैं, क्योंकि 23 तारीख को जब से नतीजे आए, देखिए 23 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, महायुति को 203 सीटों पर जीत मिली, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। तब शिंदे ने कहा था कि तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी सीएम का नाम, और उस समय देवेंद्र फडणवीस ने कहा था एक है तो सेफ है। उसके बाद दिन बीतता है, 25 नवंबर, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का पुराना फॉर्मूला लागू करने का फैसला होता है। महायुति की तीनों पार्टियां यानी बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट से हर 6-7 विधायक पर एक मंत्री पद के फॉर्मूले की बात ये भी तय हुई, ये सामने आई। चलिए सरकार बन जाएगी, मंत्री पद भी बढ़ जाएंगे, लेकिन सरकार अभी तक कैसे बनेगी यही तय नहीं हुआ। 25 नवंबर के बाद, उसके बाद क्या होता है, 27 नवंबर को एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र ठाणे में और कहते हैं कि बीजेपी का सीएम हमें मंजूर है, मुझे पद की लालसा नहीं, मोदी जी की कही बात मानूंगा, यानी जो मोदी तय करेंगे वो मैं मानूंगा। और एकनाथ शिंदे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि मोदी शाह ने मेरा बहुत साथ दिया है, तो अब मैं उनका साथ दूंगा, यानी वो सीएम पद से उन्होंने अपने पैर जो है वो पीछे खींच लिए थे। अब क्या स्थिति है ये अलग बात है, लेकिन 27 नवंबर को उन्होंने जाने किन कारणों से ये कह दिया था कि मुझे बीजेपी का सीएम मंजूर है। 28 नवंबर को एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। करीब ये 2.5 घंटा बैठक चली, और उसके बाद शिंदे ने आधे घंटे तक शाह से अलग मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या हुआ होगा ये हमें पता नहीं। 28 नवंबर बीत गया, 29 नवंबर आए, महायुति की मुंबई में होने वाली बैठक अचानक टाल दी गई। इसका कोई कारण सामने नहीं आया। एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा में चले गए। तब शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा था अगर शिंदे डिप्टी सीएम का पद अगर उनको स्वीकार नहीं करते हैं तो पार्टी से ही यानी शिवसेना शिंदे गुट से ही कोई दूसरा चेहरा जो है वो सीएम का पद संभालेगा, ये उन्होंने कह दिया था। ये संजय शिरसाट जो शिंदे गुट के नेता हैं उनका ये कहना था। अब आज है 30 नवंबर, शिंदे से अभी तक कोई संपर्क नहीं है। बीजेपी हमें नहीं मालूम किस तरह से उनसे संपर्क करेगी। और एकनाथ शिंदे इनके गुट का एक और दावा है कि शिंदे नाराज हैं और हम भी। ये पूरा जो है 23 तारीख से 30 तारीख तक का घटनाक्रम जो दिख रहा है महाराष्ट्र में, उसमें अमलेंदु जी क्या बीजेपी की सारी रणनीति यहाँ पर बेकार होती हुई दिख रही है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उसने खूब मशक्कत की। चुनाव नतीजे आते ही जिन डीजीपी को हटाया था उनको फौरन नियुक्त भी कर दिया गया, तुरंत ही उनको वापस ले आया गया, जबकि वो ऑलरेडी रिटायरमेंट के बाद उनका जो कार्यकाल जो बढ़ा हुआ था शायद वो चल रहा था और उनको हटाया गया था, वापस उनको तुरंत ले आया गया। यानी जितना भी कुछ सोचा होगा बीजेपी ने सारी प्लानिंग की होगी, लेकिन एकनाथ शिंदे क्या यहाँ पर बीजेपी की प्लानिंग को फेल करते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला में एक 4 लाइनें आती हैं। मिले ना पर ललचा ललचा क्यों आकुल करती है हाला, मिले ना पर तरसा तरसा कर क्यों तड़पाता है प्याला, हाय नियत की विषम लेखनी मस्तक पर यह खोद गई, दूर रहेगी मधु की धारा पास रहेगी मधुशाला। भारतीय जनता पार्टी के साथ आज यही होता हुआ नजर आ रहा है कि हाय नियत की विषम लेखनी मस्तक पर यह खोद गई, दूर रहेगी मधु की धारा पास रहेगी मधुशाला। 132 का आंकड़ा 144 से थोड़ा सा पीछे सरकार बनाने के लिए फडणवीस का फड़फड़ाना मुख्यमंत्री बनने के लिए, और उसके बाद अभी तक सरकार नहीं बना पा रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने उसमें फच्चड़ फंसा दिया है। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की ये पंक्तियाँ जो वो साफ तौर पर नज़र आ रही हैं कि बीजेपी के साथ खेल होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक जो खेल करने के माहिर समझे जाते थे, कल को क्या हो जाए वो हम नहीं कह सकते, लेकिन आज तक जो चाणक्य समझे जाते थे उन चाणक्य की सारी चाणक्यगिरी जो है वो धरी की धरी रह गई है। चुनाव आयोग भी कोई मदद नहीं कर पा रहा।
अभी तक तो चुनाव आयोग की मदद थी कि भाई ठीक है सीटें आ जाएंगी, छप्पर फाड़ के बहुमत महायुति को मिल गया है, सरकार अब बन जाएगी। अब तो बस फडणवीस जो है बस जाके बैठ ही जाएंगे, रात के 12 बजे जो है जाके शपथ ग्रहण हो जाएगा उनका, फडणवीस का मुख्यमंत्री पद पर। लेकिन ये अब काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। और फिलहाल जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपना पैर फंसा दिया है अंगद की तरीके से, तो इस अंगद के पैर को हटा पाना बीजेपी के लिए फ़िलहाल मुश्किल है। कल को क्या हो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ़िलहाल इस समय एक संदेश एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर दे दिया है कि शिंदे जो हैं वो उद्धव ठाकरे नहीं हैं। बीजेपी शिंदे को उद्धव ठाकरे की समझने की भूल ना करे। उद्धव ठाकरे शरीफ आदमी थे, राजनीति में आ गए, वरना वो भी जो थे वो अपने पिता की थे, पहले जो कार्टूनिस्ट थे वही होते, चित्रकार होते, लेकिन राजनीति में आए तो उनके साथ छल करना आसान था। शिंदे के साथ छल करना आसान नहीं है बीजेपी को। और इसकी नींव तो एक तरीके से कहा जाए वो विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही पड़ गई थी, जिस समय सीटों का बंटवारा हो रहा था। और उस समय जब एकनाथ शिंदे ने दबाव बनाया आखिरी समय तक, एक तो महायुति में सीटों का बंटवारा जो था वो फाइनल नहीं हुआ कि क्या होना है क्या नहीं होना है, और उसके बाद जब बीजेपी ने अपने लोगों को एकनाथ शिंदे की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़वाना तय किया, वो भेजे गए, उसी समय माथा ठनक गया एकनाथ शिंदे का कि बीजेपी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। जाहिर सी बात है कि जो एकनाथ शिंदे इतने बड़े सूरमा हों कि राज्यसभा चुनाव में जो वोटिंग कर रहे हो, क्रॉस वोटिंग कर रहे हो, उद्धव ठाकरे को पता भी नहीं चल रहा हो, शाम होते होते अपने सारे विधायकों को लेकर पहुंच जाएं वो गुजरात, और गुजरात से पहुंच जाएं असम, तो क्या वो एकनाथ शिंदे ये नहीं समझ रहे होंगे कि मोदी शाह ने जो एक उद्धव ठाकरे के साथ किया, कल को मोदी शाह एकनाथ शिंदे के साथ भी वही करेंगे जो उद्धव ठाकरे के साथ किया था। भाई जिस उद्धव ठाकरे की पिता उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का 28 साल का मेल मिलाप रहा, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के कंधे पर चढ़कर महाराष्ट्र की राजनीति करती रही, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक सब जाकर मातोश्री में सिर झुकाते रहे, बाला साहब के पांव पकड़ते रहे, उनके साथ जब भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह की ये विश्वासघात कर सकती है तो एकनाथ शिंदे के साथ क्यों नहीं कर सकती है, जबकि एकनाथ शिंदे तो खुद जो है उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात करके आए थे। तो तैयारी एक तरह से कहा जाए एकनाथ शिंदे ने उसी समय शुरू कर दी थी। और बीच में जो उनका एक बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक उसी समय समझ में आ गया था एकनाथ शिंदे को कि बीजेपी उनके साथ खेल कर रही है। और जिस तरीके का खेल उसने बिहार में नीतीश कुमार के साथ किया था, चुनाव अलग से लड़वाकर चिराग पासवान को, उसी तरीके के खेल कर सकती है कि एकनाथ शिंदे को इस स्थिति में लाया जाए कि एकनाथ शिंदे बाद में किसी बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं रहे। एकनाथ शिंदे ने ये बात उसी समय भांप ली और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी चुनाव के दौरान ही, और खामोशी के साथ करते रहे। जो चेहरा एकनाथ शिंदे का आज दिखाई पड़ रहा है, गमगीन चेहरा या बहुत एक तरह से कहा जाए गंभीर चेहरा, वो पूरा चेहरा उनका पूरे चुनाव के दौरान दिखाई पड़ा है। उस चेहरे में कोई भाव भंगिमा में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ा है। इसका मतलब एकनाथ शिंदे पहले से सारी तैयारियाँ कर चुके थे। समझा यह जाता है कि अमित शाह ने अगर बुलाकर धमकाया भी होगा, जो कि चर्चा होती रहती है सत्ता के गलियारों में कि अमित शाह जिसको बुलाते हैं उसको धमकाते हैं। हमें नहीं पता कि बुलाते हैं कि किसी को उसको धमकाते हैं, लेकिन इस तरीके की चर्चाएं होती हैं। जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं तो वो बहुत सी बेसिर पैर की भी होती हैं, उनमें बहुत से बहुत तथ्य भी होते हैं। लेकिन ये चर्चा सत्ता के गलियारों में चलती है कि अमित शाह अगर किसी को बुलाते हैं तो फाइलें दिखवा देते हैं कि ये फाइलें हैं और ठीक हो जाओ वरना ठीक कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें शायद वो करते हैं। तो अब ये हो सकता है कि एकनाथ शिंदे से भी इस तरह की बातें की गई हों, उसके बाद एकनाथ शिंदे और ज़्यादा नाराज़ हो गए हों और फिर उनका अंदर का मराठा जाग गया हो कि ठीक है दिल्ली से मराठाओं की लड़ाई होती रही है। संजय राउत जो कहते रहे हैं कि दिल्ली और महाराष्ट्र की लड़ाई जो है वो होती रही है और हमने दिल्ली को हमेशा झुकाया है, तो एकनाथ शिंदे के अंदर का भी मराठा जाग गया हो और दिल्ली को समझा रहे हो, गुजरात को समझा रहे हो कि अगर आप मुझको गुजरात का गुलाम समझने की आप भूल कर रहे हैं तो मैं मराठा हूँ, तो मैं अपना असर अब दिखा सकता हूँ। तो अब ये एकनाथ शिंदे का मराठा जाग गया हो। तो अब देखना ये है कि एकनाथ शिंदे से बीजेपी किस तरीके से निपटती है और जो मधुशाला है वो बीजेपी के पास आती है या दूर से ही मधुशाला के दर्शन बीजेपी करती रहती है। आने वाला समय महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दिलचस्प है। एक बात तो समझ में आ गई है कि अगर नरेंद्र मोदी का इतना जलवा होता और ईमानदारी की जीत होती, अमित शाह बहुत बड़े चाणक्य होते, तो 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद 24 नवंबर को घोषणा हो गई होती कि मुख्यमंत्री कौन महायुति की तरफ से होने वाला है। संजय राउत ने और महाविकास अघाड़ी ने तो साफ कर दिया था कि 23 नवंबर को सुबह 10 बजे हम बता देंगे अगर हमारी सरकार बन रही होगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा। वहाँ से तैयारी पूरी थी। लेकिन अगर बीजेपी अभी तक नहीं बता पा रही है और महायुति अगर नहीं बता पा रहा है कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, तो यहाँ पर मोदी और शाह जो है वो फेल होते हुए नजर आते हैं। और एकनाथ शिंदे के इस कदम से साफ तौर पर लगता है कि मोदी शाह की बेचैनी बढ़ गई है। अब देखना ये है कि क्या
एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी उद्धव ठाकरे वाला खेल करती है, या एकनाथ शिंदे जो हैं मोदी शाह को बताते हैं कि गुजरात और मराठाओं की जो लड़ाई है वो अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, गुजराती और बनाम मराठी जो एक चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा रहा और इसको ज्यादा उठाया उद्धव ठाकरे ने, मतलब शिवसेना शिंदे गुट को बार बार ये बताया कि आपको महाराष्ट्र के सम्मान की रक्षा नहीं है, आप गुजरात के आगे सरेंडर करते जा रहे हो। और अब शायद एकनाथ शिंदे का वो जो मराठी स्वाभिमान जो है वो जाग गया हो और वो सरेंडर करने से इनकार कर रहे हैं, और इनकार ही नहीं कर रहे बल्कि बीजेपी पर दबाव भी बना रहे हैं। और ये मोदी शाह के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी तक यही होता आया कि उन्होंने जैसा चाहा वैसा सबको नचाया, चाहे अपनी पार्टी के नेताओं को चाहे गठबंधन के नेताओं को। हम लोगों ने देखा है कि मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान जो थे उनके नेतृत्व में सरकार बनी। पहले जब वो मुख्यमंत्री थे 2 बार के तब तो ठीक, लेकिन जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने उसके बाद जब सरकार तोड़ी गई और बन गए फिर से शिवराज सिंह चौहान, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी ने जीत दर्ज की तो उनके हाथों से सीएम की कुर्सी आराम से ले ली गई और वो कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन वो संघ के आदमी हैं और बीजेपी के नेता हैं, तो जाहिर है उन्होंने बीजेपी की बात चुपचाप मान ली। लेकिन एकनाथ शिंदे के आगे ऐसी कोई मजबूरी फिलहाल नहीं दिखती है और अब वो अपना दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं। दबाव बनाने के कई तरीके होते हैं, जिनमें एक है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को आगे करना। और इस समय एकनाथ शिंदे के घर के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है जमा हो रही है, सतारा में लोग पहुंच रहे हैं और वहां पर जो शिव सैनिक हैं वो किस तरह के बयान दे रहे हैं, सुन लेते हैं। 2 शिव सैनिकों के जो शिवसेना के नेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरह से ये लालसा जताई है कि सीएम तो एकनाथ शिंदे को ही होना चाहिए, क्या कुछ कहा है सुन लेते हैं। मिलने आए हैं, क्या भावना है? हम कोल्हापुर जिले से आए हैं, पेटवाडगांव शहर करके उसका शहर अध्यक्ष हूँ मैं, अक्षय मदने। जो 2.5 साल में मुख्यमंत्री साहब ने जो काम किया उनका सत्कार करने के लिए हम शिवसैनिक इधर आए हैं सब। और जो ये चल रहा है सीएम पद का, वो अभी सीएम साहब को जो पद मिला है लाड़का बहू का, वो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा वाला पद है। इसलिए सीएम पद हो या ना हो, हमारे लिए या जनता के लिए वही सीएम साहब है। आप लोगों की इच्छा है कि मुख्यमंत्री बनाया जाए उन्हें? हम लोगों की इच्छा है मुख्यमंत्री, अभी उनका कार्यकाल 2.5 साल में देखा तो वही मुख्यमंत्री रहनी चाहिए, ऐसे हम शिवसैनिकों की अपेक्षा है। हम बताइए। मैं गणेश निगड़े पुणे से हूँ, उप जिला प्रमुख पुणे काम करता हूँ शिवसेना में। अच्छा, क्या भावना है जिस तरह अभी चल रहा सरकार, आप लोग को इतनी सारी संख्या में आपको वोट मिले हैं, आज यहाँ पर सीएम सर गांव में है, ऐसा कहा जा रहा है कि नाराज है वो, क्या भावना है आप लोग? सीएम साहब बिल्कुल नाराज नहीं है, क्योंकि ये गलतफहमी फैलाई जा रही है। सीएम साहब जो है वो खुश है, क्योंकि एज अ कार्यकर्ता मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि सीएम साहब बिल्कुल नाराज नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से मोदी साहब ने उन्हीं को बोला है कि वही सीएम बनने जा रहे हैं। और जब जब देवेंद्र फडणवीस जी मतलब हंसी लाते हैं चेहरे पे, वो खुश रहते, उनका कुछ नहीं है कि कॉमन मैन है। एज अ 2.5 साल उन्होंने बहुत सारा काम किया है एकनाथ शिंदे जी ने। तो एज अ अभी जो आने वाले इलेक्शन है महानगर पालिका के, स्थानिक स्वराज्य संस्था के, तो मेरे ख्याल से वो शिंदे साहब का चेहरे पे पक्का जीत जाएंगे। अभी भी उम्मीद है कि आपको लगता है? उम्मीद नहीं, मुझे पक्का भरोसा है कि शिंदे साहब ही जब वानखेड़े स्टेडियम या जहाँ भी वो शपथ विधि होगा वहाँ पे आपको यही नाम सुनाई देगा कि मैं एकनाथ संभाजी शिंदे एज ए मुख्यमंत्री शपथ लेता हूँ, यही आपको सुनाई देगा। यहाँ पे आप मिलने आए हैं उनसे? हाँ, मिलने आए हो। हम क्या कहना है आपको? जब साहब दरेगांव में आते हैं तब हम उनको मिलने के लिए यहाँ आते हैं। हमारी उनके प्रति मतलब शिवसेना का आत्मा है अभी वो, क्योंकि छोटे मोटे कोई ऐसा उनके यहाँ नहीं है, सबको संभाल के लेते, सबसे मिलते, कोई भी आने दो, छोटा बड़ा कुछ नहीं इनके पास। पहले कैसा था, कोई आया तो उसको परख के आरख के लेते थे, वैसे नहीं है। शिंदे साहब से कोई भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है, और चाहे जो काम रहेगा वो किसान के बेटे तो किसान की जिम्मेदारी बखुद भी समझते हैं। मतलब शिंदे साहब की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और बाकायदा ये भी बताया जा रहा है कि शपथ विधि होगी तो आपको यही सुनने मिलेगा कि मैं एकनाथ संभाजी शिंदे जो है शपथ लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो शिवसेना नेताओं का ये जो की उम्मीद है उनकी, और एक तरीके से यही वो जता रहे हैं कि सीएम पद तो उन्हीं को मिलेगा। और इससे पहले भी एक जो बाइट हमने सुनी उसमें उन्होंने कहा कि वो लाड़का भाऊ है, मतलब कि वो अपनी लाड़की बहनों के प्यारे भाई तो बन गए हैं,
और वही सबसे बड़ी बात है, और सीएम पद कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे लिए वही सीएम है और उम्मीद जता रहे हैं कि वही सीएम बनेंगे। ये सारे जो बयान आ रहे हैं सामने अमलेंदु जी, क्या ये परोक्ष रूप से बीजेपी पर दबाव है, मोदी शाह को संदेश है? क्योंकि एक उन्होंने अभी जो बात कही कि अभी स्थानिक चुनाव भी आ रहे हैं, नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं, और इसमें शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे का चेहरा ही सामने रहेगा तभी जीत मिलेगी, ये साफ साफ मैसेज भी दिया जा रहा है। क्या ये सब बीजेपी के लिए संदेश है, चेतावनी है, क्या है ये? शिवसेना के कार्यकर्ता जो कहते हुए सुने जा रहे हैं, और शिवसेना के कार्यकर्ता जो है वो कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस तो मुस्कुराते हैं और वो मुस्कुराहट उनकी आती जाती रहती है, देवेंद्र फडणवीस का कुछ नहीं है। यानी एक तरीके से ये साफ संदेश दे दिया है कि देवेंद्र फडणवीस के भाग्य में सिर्फ मुस्कुराना लिखा है, कुर्सी तो एकनाथ शिंदे के भाग्य में लिखी है। क्योंकि हमने भी जैसे अभी चर्चा की कि एकनाथ शिंदे का जो चेहरा अभी दिखाई पड़ रहा है, ऐसा ही गंभीर चेहरा एकनाथ शिंदे का पूरे चुनाव भर दिखाई देता रहा था। बच्चन की ही जो हमने सुनाई मधुशाला, उसकी ही एक और आगे पंक्तियां हैं कि किस्मत में था खाली खप्पर, खोज रहा था मैं प्याला, ढूंढ रहा था मैं मृगनयनी, किस्मत में थी मृगशाला, किसने अपना भाग्य समझने में मुझसे धोखा खाया, किस्मत में था अवघट मरघट, ढूंढ रहा था मधुशाला। तो अब मधुशाला कौन ढूंढ रहा है और किसके भाग्य में है मधुशाला और किसके भाग्य में मधु की धारा है, ये थोड़े समय में जो है स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है वो फिलहाल यही लग रहा है कि एकनाथ शिंदे ने धीरे धीरे अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। खुद जाकर कोप भवन में बैठ गए हैं, अपने घर में जाकर बैठ गए हैं, अपने गाँव में जाकर बैठ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस मुस्कुरा रहे हैं और उस मुस्कुराहट के पीछे अपने गम छिपाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस की मुस्कुराहट के पीछे गम जो हैं वो मोदी और शाह के भी समझे जा सकते हैं कि इतना सब करने के बावजूद जिसलिए सरकार चाहिए थी कि अडानी साहब का काम भाव करेगी ये सरकार, इसके लिए वो सरकार चाहिए थी। और विपक्ष का जो साफ तौर पर आरोप है, और राहुल गांधी ने भी जिस तरीके से एक तरीके से चुनाव से ठीक पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए, बहुत गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे, और लगातार जो था वो पूरा विपक्षी आरोप लगाता रहा, संजय राउत से लेकर और राहुल गांधी तक। मतलब एक तरीके से कहा जाए उद्धव ठाकरे ने तो साफ साफ घोषणा कर दी थी कि सरकार बनेगी महाविकास अघाड़ी की, तो बनते ही सबसे पहले अडानी के प्रोजेक्ट जो हैं वो उनसे छीने जाएंगे। तो यानी जिस काम के लिए सारे जतन किए गए थे, अगर वो जतन करने के बावजूद सरकार नहीं बन पा रही है, और देखिए चाहिए है क्या, एकनाथ शिंदे से भी काम बीजेपी बना सकती है, ऐसा नहीं है कि आखिर में उनको नहीं बनाएगी, अगर अड़े आएंगे तो नहीं बनाएगी, उनको बना भी सकती है। लेकिन वो शर्त यही होगी कि आपको काम जो करने हैं, जो बताया गया वो काम आपको करने हैं। गुजरात में जो आपका आतिथ्य और सत्कार हुआ था, और जैसा कि राहुल गांधी ने खुले तौर पर आरोप लगाया कि हमारी सरकार जो थी वो गिराई इसलिए गई कि अडानी के काम करने थे। और अजित पवार ने जिस तरीके से बीच चुनाव में ये घोषणा कर दी कि साहब वो अडानी उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें शरद पवार को तैयार किया जा रहा था कि बीजेपी के साथ चले जाएं, तो और शरद पवार ने भी कहा कि हाँ मीटिंग हुई, और लेकिन हमने मना कर दिया कि हमारी बीजेपी से विचार नहीं मेल खाते हैं। अब विचार तो अजित पवार के भी मेल नहीं खाते हैं, लेकिन वो खैर सत्ता के हैं तो वो चले गए हैं, वो बता रहे हैं, वो तो अलग मसला है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हुई, उससे अब एकनाथ शिंदे ने अभी संदेश देना शुरू कर दिया है बीजेपी को कि आपका काम हम अच्छे तरीके से ख़राब कर सकते हैं। सिर्फ मसला जो है वो महाराष्ट्र का ही नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र की सरकार तो चाहिए बीजेपी को, निश्चित तौर पर सही है, उसको सरकार चाहिए बीजेपी को, लेकिन इसके साथ साथ बीएमसी भी चाहिए, क्योंकि जितना महाराष्ट्र सरकार का बजट है उससे कुछ ही कम बीएमसी का बजट होता है। तो बजट के लिहाज से बीएमसी जो है वो कई राज्यों से ज़्यादा उसका बजट होता है, तो वो भी चाहिए है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट उस बीएमसी के अंतर्गत आने हैं। तो एकनाथ शिंदे ये भी संकेत दे रहे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे से बिगाड़ोगे तो बीएमसी भी हाथ से जाएगी। चुनाव आयोग आखिर कितनी मदद करेगा? उधर जो एक कांग्रेस के नेता भाई जगताप, वो तो चुनाव आयोग को बता रहे हैं कुत्ता, और कह रहे हैं मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा। कुत्ता बताने के बाद कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कुत्ता है चुनाव आयोग, वो इस तरीके से कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगूंगा, मुकदमा कायम करना है मुकदमा कर दो। तो अब ये जो जिस तरीके से चल रहा है, तो उससे महाराष्ट्र की राजनीति एक बहुत दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गई है। और एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से दांव चले हैं, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि वो मोदी शाह पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो दबाव बनाने में कामयाब हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, या उनकी कुछ और फाइलें जो दिखाई जा सकती हैं उनको, ये अब क्या है, क्या डील हो रही है, ये तो अंदर के लोग जानते होंगे क्या चल रही है। लेकिन जो सतह पर दिखाई पड़ रहा है और जो अंदर से भी कुछ सूचनाएं आ रही हैं, वो सूचना यही है कि एकनाथ शिंदे ने खूंटा गाड़ दिया है, अंगद की तरीके से पाँव
गढ़ा दिया है कि मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। अब देखना ये है कि शिंदे अपना स्वाभिमान जो है बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी शिंदे का स्वाभिमान भी उसी तरीके से तोड़ने की कोशिश करेगी जिस तरीके से उसने उद्धव ठाकरे को चोट पहुंचाई थी। अब ये समय बताएगा। जी, शिंदे का स्वाभिमान या बीजेपी का अभिमान, जीत किसकी होती है महाराष्ट्र में इस समय बड़ा सवाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या इन स्वाभिमान और अभिमान के खेल में बच पाएगा संविधान, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 26 तारीख जो आखिरी तारीख होती, मतलब विधानसभा फिर नई गठित हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में 4 दिन और उसके ऊपर बढ़ गए हैं और राज्यपाल भी कुछ नहीं कर रहे हैं, न यहाँ से कोई राष्ट्रपति शासन लगाने की कोई पहल हो रही है। सब कुछ आराम से बैठकर तमाशा देखा जा रहा है और ये तमाशा बनाया है बीजेपी के लालच ने, सत्ता के लालच ने। और अब इसी लालच में सब अलग अलग जो भागीदार हैं वो लोग अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जो चले गए हैं अपने गांव, शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप गांव जाकर बैठ गए, मुंबई जैसा शहर छोड़कर जहां स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो सबसे अच्छी होंगी महाराष्ट्र में, या दिल्ली आ जाते। तो दिल्ली में भी चलिए आपको ठीक है, यहाँ पर अभी मौसम बहुत खराब है, लेकिन मुंबई छोड़ने की क्या जरूरत थी। तो ये, और वो भी ऐसी जगह आप पहुंचे जहां पर कोई आपका संपर्क नहीं हो पा रहा, तो तबीयत खराब होने पर आप अपने आप से संपर्क, दुनिया से संपर्क काट लें, ये और भी अजीब बात लगती है। तो ये खोखले तर्क जो है, इनसे जनता मूर्ख बन पाएगी क्या, ये भी अब बीजेपी को सोचना होगा, शिवसेना को सोचना होगा। इस बीच जो महाराष्ट्र के नतीजे थे उन पर बवाल जो है वो अभी तक नहीं थमा है। बाबा आडव का जो आंदोलन था 3 दिन का, वो आज खत्म हुआ और शरद पवार पहुंचे। शरद पवार ने आज ये कहा कि ये जो जिस तरीके की जीत मिली है ये पैसे और लालच की जीत है। और यहाँ पर हमने देखा है कि अभी तक ये खेल जो है ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बाबा आडव के साथ बैठे हुए शरद पवार, और उनको वो सामना जो मराठी अखबार है, शिवसेना का अखबार है, उसके प्रति वो दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी एकजुटता दिख रही है महाविकास आघाड़ी में, और वो बता रहे हैं कि उसमें किस तरीके से पूरा कवरेज है। और शरद पवार ने ये कहा कि पूरे चुनावी तंत्र को नियंत्रित करने के लिए सत्ता और धन का दुरुपयोग हुआ, जो पहले कभी किसी विधानसभा या राष्ट्रीय चुनाव में नहीं देखा गया। बड़ा आरोप शरद पवार का, क्योंकि इस बार उनकी सबसे कम सीटें आई और फिर तमाम सवाल और उनके ऊपर ये लगने लगे कि अब उनकी एज हो गई और अब वो राजनीति में दोबारा वापसी नहीं कर पाएंगे और वो पूरी तरह टूट गए हैं। ये खबरें आने लग गई थी कि अजित पवार के आगे अब शरद पवार बिल्कुल सरेंडर हो गए। लेकिन यहाँ पर शरद पवार का आज बाबा आडव से जाकर मिलना और उनके आंदोलन को साथ देना, चुनाव में गड़बड़ी की बात उठाना, और उन्होंने न केवल चुनाव में गड़बड़ी की बात उठाई, उन्होंने ये भी कहा कि जब इन मुद्दों पर विपक्ष संसद में आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसको बोलने नहीं दिया जाता। विपक्षी नेता 6 दिन से इन मुद्दों पर बोलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे एक बार भी स्वीकार नहीं की गई। इससे पता चलता है कि बीजेपी संसदीय लोकतंत्र पर हमला करना चाहती है। अमनेंदु जी क्या कहेंगे, शरद पवार क्या फिर से, मतलब अभी 2 कदम पीछे हट गए तो अब क्या लंबी छलांग लगाने के लिए एनसीपी को फिर से तैयार कर रहे हैं शरद पवार? देखिए, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के असली चाणक्य शरद पवार ही समझे जाते हैं। वो दूसरी बात है कि राजीव कुमार जी की सहायता से इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाणक्य बने हुए हैं, लेकिन वो चाणक्यगिरी काम नहीं आ पा रही है फिलहाल। शरद पवार ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और शरद पवार जो है वो जिस तरीके से गोद बिछा रहे हैं, और जो हम लोगों ने चर्चा की कि जितेंद्र आव्हाड का मिलना एकनाथ शिंदे से जाकर और उसके बाद एकनाथ शिंदे का अपने गांव चले जाना और बीजेपी से संपर्क टूट जाना, तो क्या सिग्नल्स जो हैं वो बीजेपी से टूट गए हैं एकनाथ शिंदे के, और सिग्नल्स जो हैं वो शरद पवार से जुड़ गए हैं एकनाथ शिंदे के? क्योंकि शरद पवार ही थे जिन्होंने कांग्रेस को तैयार किया था उद्धव ठाकरे के साथ जाने के लिए, जब उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ और सरकार बनी उद्धव ठाकरे की। शरद पवार ने ही उस समय भूमिका निभाई थी, कांग्रेस को तैयार किया था कि उद्धव ठाकरे का साथ दिया जाए। तो क्या आज फिर शरद पवार कोई गोद बिछा रहे हैं और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस दोनों को तैयार कर रहे हैं कि भाई अब साथ एकनाथ शिंदे का दिया जाए? चूंकि लक्ष्य एकनाथ शिंदे को हराना नहीं है, और ना पहले भी था। ठीक है, एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की, लेकिन गद्दारी करवाई किसने? वो करवाने वाले मोदी और शाह बीजेपी थी।
तो उस बीजेपी को सबक सिखाना जरूरी है कि तुमने जिसको मोहरा बनाया था वो अब हमारा मोहरा है। तो हो सकता है इस तरीके का कोई खेल भी चल रहा हो और शरद पवार जो है ये खेल कर रहे हैं और इसीलिए एकनाथ शिंदे जो है वो गायब हो चुके हैं और वो अपने गांव पहुंच गए हैं। उनके सारे संपर्क जो हैं वो बीजेपी से टूट चुके हैं। इधर बाबा आढाब से जो जाकर मिले हैं शरद पवार, तो बाबा आढाब से आज मिलने 3 बजे उद्धव ठाकरे भी जा रहे हैं जी, और बाबा आढाब के बारे में हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी, आज हम लोगों ने ब्रेकिंग में भी चर्चा की और अभी भी हम बता रहे हैं कि बाबा आढाब जो है वो महाराष्ट्र के बहुत प्रतिष्ठित समाजसेवी हैं, 94 वर्ष के हैं और उनका कहना है कि वो 1952 से सिर्फ चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा रहे और असंगठित मजदूरों के लिए उनका बहुत बड़ा काम है। और बाबा आढाब का कहना है कि इतना भ्रष्टाचार उन्होंने 1952 से लेकर आज तक नहीं देखा और चुनाव आयोग जो था इस भ्रष्टाचार पर आंख मूंद कर बैठा रहा और चुनाव आयोग की मदद से ईवीएम में गड़बड़ियाँ की गई, मतदाता सूचियों में गड़बड़ियाँ की गई और अंधाधुंध पैसा बहाया गया। और ये भी कहना है उनका कि अडानी के ऊपर जब विदेश में जांच चल रही है, उनके ऊपर जो वारंट जारी हुए, प्रधानमंत्री विदेश में थे और उन्होंने वहाँ से भी अडानी का समर्थन किया, ये उनका कहना है। तो यानी जो सारे मसले हैं उस पर एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन तैयार हो रहा है। अब देखना ये है कि अगर इस तरीके का कोई खेल होता है, हम नहीं कह सकते कोई खेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या वास्तव में ही एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब है और उनको गांव का पानी पीकर ही उनकी तबीयत ठीक होती है। बहुत से लोगों को होती है कुछ ऐसी बीमारियां कि उनको अपने गांव का पानी जाकर ही जो है वो तबीयत ठीक होती है उनकी, अस्पतालों में जाते हैं तो तबीयत उनकी और बिगड़ जाती है। तो बहुत सी होता है लोगों के साथ में, तो हो सकता है वो अस्पताल जाना नहीं चाहते हो, अस्पताल में कुछ और डर रखते हो तो अपने गाँव चले गए, वहाँ का पानी पीकर ठीक होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। जो राजनीतिक इसके समीकरण निकाले जाने हैं वो यही निकाले जाने हैं कि एकनाथ शिंदे जो है वो मोदी शाह को आंख दिखा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे के हवाले किया जाए, वरना दूसरे तरीके से भी शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। शायद ये समझाने की कोशिश कर रहे हो, बन पाते नहीं बन पाते हैं ये मालूम पड़ जाएगा। जी, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से मतलब है। पहले भी वो गए थे तो वो इसीलिए गए थे क्योंकि उनको सीएम की कुर्सी चाहिए थी, वरना वो शिवसेना से गद्दारी करते ही क्यों, अपनी पार्टी को तोड़ते ही क्यों। लेकिन जब उन्होंने अब अपनी पार्टी तोड़ दी है तो क्या वो अब अपनी उम्मीदों को तोड़ने देंगे बीजेपी को, ये एक देखने वाली बात है। और इस बीच जो चुनाव में गड़बड़ी की खबरें हैं इस पर संजय राउत, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये सारे नेता आवाज उठा ही रहे हैं। कल कांग्रेस ने एक पत्र सौंपा था चुनाव आयोग को और आज चुनाव आयोग ने ये कह दिया कि आप 3 दिसंबर को मिलने आइए और शाम 5 बजे बैठक के लिए बुलाया है। लेकिन इस बीच उसने ये भी कह दिया है कि आपकी जो शिकायतें हैं उनमें मतलब हमने कोई गड़बड़ी उसमें नहीं पाई है, ये भी चुनाव आयोग पहले ही बता भी चुका है। तो कुल मिलाकर इस समय जो नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग अभी भी एक तरीके से उसने आंख पर पट्टी बांधी हुई है। न्याय की देवी की आंख पे से पट्टी तो उतार दी थी पुराने मुख्य न्यायाधीश ने, लेकिन अभी चुनाव आयोग के जो आंखों पर पट्टी बंधी है या बांधी गई है वो कैसे खुलेगी ये एक देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी ने जो बारात तैयार कर ली है उसका दूल्हा कौन होगा और दूल्हे के अगल बगल बैठने वाले उप मुख्यमंत्री कौन होंगे या सहबाला जिसको हम कहते हैं वो कौन होंगे। ये अभी इस समय बड़ी दिलचस्प स्थिति महाराष्ट्र की, लेकिन दिलचस्प होने के साथ साथ बड़ा गंभीर संवैधानिक संकट भी, जहां पर बहुमत आने के बाद भी सरकार गठन नहीं हो पा रहा है। 7 दिन बीत गए हैं, अब और कितने दिन इस तरह का खेल चलेगा, या इससे पहले एकनाथ शिंदे जितेंद्र आव्हाड के साथ जो मिल चुके हैं वो शरद पवार के निर्देशों पर कोई और नया खेल करेंगे। पिछले बार भी शरद पवार ही किंग मेकर बने थे, इस बार भी क्या शरद पवार बन जाएंगे किंग मेकर, ये देखना होगा। तो अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ बने रहे, आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना और आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।